गुरुग्राम के रहने वाले एक पति पत्नी ने आईवीएफ की मदद से कंसीव किया। जुड़वा बेटियां पैदा हुईं, लेकिन जब डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि बच्चियां उनकी हैं ही नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 3.9 से 16.8% कपल प्राइमरी इनफर्टिलिटी से जूझते हैं। माँ बाप बनने के लिए इनमें से करीब 8% कपल्स को IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी टेक्निक की जरूरत पड़ती है। गुरुग्राम के दंपति के साथ जो हुआ वो अपनी तरह का पहला केस नहीं है। भारत में पहले भी ऐसे मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। ऐसी घटनाओं के बाद जो लोग IVF करवाना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में कई सवाल और डर घर कर लेता है। हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों और डर को दूर करने की कोशिश करेंगे। हम 3 अहम मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, समझेंगे IVF होता क्या है और ये कैसे किया जाता है। दूसरा, IVF स्पेशलिस्ट से समझेंगे ऐसी गलतियां क्यों होती हैं और भारतीय IVF क्लिनिक्स और लैब्स में किन तकनीकी सुधारों की ज़रूरत है। तीसरा, लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे इसको लेकर भारत में क्या कानून बने हैं और माता पिता के पास क्या कानूनी अधिकार हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुरुग्राम केस के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। 41 साल के राहुल राठौर और उनकी 39 साल की पत्नी मीनू का हमेशा से एक सपना था, एक बड़ा परिवार। 2 बेटियों के बाद साल 2024 में राहुल और मीनू ने एक बड़ा फैसला लिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF से बच्चे पैदा करने का। अपने गायनेकोलॉजिस्ट के सुझाव पर राहुल और मीनू दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में मौजूद SCI IVF हॉस्पिटल पहुंचे। IVF सफल रहा। 5 जनवरी 2026 को मीनू ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद दोनों ने नोटिस किया कि दोनों ही बच्चियों की शक्ल उनसे एकदम अलग थी। इसके बाद उनके मन में सवाल खड़ा हुआ, क्या ये वाकई इन बच्चियों के असली माता पिता थे? राहुल और मीनू का कहना है कि DNA टेस्ट ने उनके सबसे बड़े डर को सच साबित कर दिया। रिपोर्ट में साफ हो गया कि दोनों बच्चियां बायोलॉजिकली उनकी नहीं थीं। इंडियन एक्सप्रेस की निर्भय ठाकुर की रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल ने इस पर अपनी सफाई दी। हॉस्पिटल का दावा था कि राहुल और मीनू के जेनेटिक मटेरियल यानी एग और स्पर्म IVF ट्रीटमेंट के लिए फिट नहीं थे। हॉस्पिटल ने यह भी कहा कि भ्रूण ट्रांसफर करने वाले दिन खुद कपल ने कंसेंट फॉर्म पर साइन किया था ताकि किसी और डोनर के एग और स्पर्म का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन मीनू ने हॉस्पिटल के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। वो कहती हैं, हॉस्पिटल कह रहा है मैंने कंसेंट फॉर्म भरा था, लेकिन उस फॉर्म पर जो टाइम लिखा है उस वक्त में एनेस्थीसिया के असर में थी। वहीं राहुल का कहना है कि उन्होंने पिछले 5 महीने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट की पढ़ाई करने में लगा दिए हैं। नियम के मुताबिक कंसेंट फॉर्म का बाकायदा फॉर्मल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, लेकिन इस फॉर्म को तो नोटरी तक नहीं कराया गया है। राहुल और मीनू ने फर्टिलिटी क्लिनिक पर भ्रूण की अदला बदली का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दूसरी तरफ क्लिनिक ने किसी भी तरह की गलती से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि कपल ने खुद डोनर के भ्रूण का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी क्योंकि उनके अपने जेनेटिक मटेरियल IVF के लिए फिट नहीं पाए गए थे। कई सुनवाइयों के बाद मार्च में दिल्ली की एक अदालत ने राहुल और मीनू के हक में फैसला सुनाया और पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद 5 जून को कोर्ट ने हॉस्पिटल की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कोर्ट के पिछले आदेश को चुनौती दी थी। कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। इस दौरान दोनों बच्चियां राहुल और मीनू के साथ ही रह रही हैं। ये अपनी तरह का पहला केस नहीं है। भारत में IVF के दौरान भ्रूण और स्पर्म सैंपल की अदला बदली के मामले पहले भी रिपोर्ट किए जा चुके हैं। साल 2008 दिल्ली के एक कपल ने भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल से इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी ICSI प्रोसीजर करवाया। इसमें एक हेल्दी स्पर्म को एक मैच्योर अंडे के सेंटर में इंजेक्ट किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस एक लैब में होता है। इलाज के बाद पत्नी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। कई सालों बाद जब बच्चियों का ब्लड ग्रुप माता पिता से अलग मिला तो उनका DNA टेस्ट करवाया गया। टेस्ट में पता चला कि पति उन दोनों बच्चियों के बायोलॉजिकल पिता थे ही नहीं। केस लंबा चला। साल 2023 में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी कि NCDRC ने क्लिनिक पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया। साथ ही कहा कि सभी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सेंटर्स यानी ऐसे IVF सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स को इस प्रोसीजर से पैदा होने वाले बच्चों की DNA प्रोफाइलिंग करवानी चाहिए। अब साल 2025 ऐसा ही एक मामला आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद से सामने आया था। किसी और के स्पर्म सैंपल इस्तेमाल करने के आरोप में एक IVF क्लिनिक पर FIR दर्ज की गई थी।
अब आते हैं आईवीएफ पर। ये होता क्या है और ये कैसे किया जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ को लोग बोलचाल की भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते आए हैं। इसमें महिला के शरीर से एक हेल्दी अंडा लिया जाता है और पुरुष के शरीर से एक हेल्दी स्पर्म यानी शुक्राणु लिया जाता है। लैब में एडवांस्ड टेक्निक की मदद से उन्हें आपस में मिलाया जाता है ताकि भ्रूण बन सके। जब ये भ्रूण तैयार हो जाता है तो डॉक्टर उसे वापस महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं, जहां वो एक सामान्य बच्चे की तरह बड़ा होता है। आईवीएफ के दौरान डबल विटनेसिंग एक बेहद ज़रूरी कानूनी मानक है। इसके तहत जब भी महिला के अंडे पुरुष के स्पर्म या बने हुए भ्रूण को स्टोर या इस्तेमाल किया जाता है तो 2 अलग अलग एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजीज उसकी जांच करती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गलती से भी कोई सैंपल आपस में ना बदले और ना ही उनकी पहचान में कोई गड़बड़ी हो। लेकिन इसके बावजूद भी गलतियां होती हैं, भ्रूण स्पर्म सैंपल बदल जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है, ये जानने के लिए हमने बात की आईवीएफ एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर तनुश्री पांडे से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। ये बहुत ही दुर्भाग्यशील घटना है। ये लापरवाही नहीं बट ये एक्चुअली मैल प्रैक्टिस है, जानबूझ के की गई गलती। क्योंकि हम नॉर्मली एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हर स्टेप में ये चेक करते हैं कि जो भ्रूण है वो सही माता पिता को जा रहा है कि नहीं। मल्टीपल सिग्नेचर्स, स्ट्रॉस चेक किए जाते हैं, समथिंग नोन एज RFID सिस्टम, जिससे हम मेक श्योर करते हैं कि चिप पे लगा हुआ वही एम्ब्रियो वही सेट ऑफ पेरेंट्स को जा रहा है कि नहीं। तो अगर आप सही लैब चूज करते हैं तो ये होना नामुमकिन है। भ्रूण या स्पर्म सैंपल की अदला बदली बहुत भारी गलती है जिसका खामियाजा माता पिता को भुगतना पड़ता है। मानसिक और आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। आईवीएफ ट्रीटमेंट में लाखों खर्च हो जाते हैं। ऐसे में भारतीय आईवीएफ लैब्स और क्लिनिक में कौन से बड़े सुधार और तकनीकी बदलाव की ज़रूरत है जिससे भविष्य में ऐसे मिक्सअप ना हो? आज की डेट में जो भी एक अच्छा लैब है, एक वेल अपडेटेड लैब है, वो AI को यूज कर रहा है और समथिंग नोन एज RFID सिस्टम यूज कर रहा है। हम एक छोटा सा चिप एम्ब्रियो, सीमेन, एग्स में लगाते हैं और जब वो कार्ड एंटर करते हैं तो सिर्फ उस टाइम पे उसी कपल का सीमेन, एग या फिर एम्ब्रियो हमारे लैब में यूज हो सकता है। अगर कोई भी और चिप आ गई तो बीप होने लगता है और हमको एरर 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 दिखाने लगता है। तो इससे ह्यूमन एरर की कुछ भी गलती हट जाती है। अधिकतर चीज़ों को कंप्यूटराइज करें, ट्रांसपेरेंट रहें एंड एज अ पेशेंट आपका कंप्लीट हक बनता है कि आप हर पॉइंट पे अपने लैब को, अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट को क्वेश्चन कर सकते हैं एंड यू हैव टू बी कंप्लीटली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू यू। ये तो हुई बात आईवीएफ सेंटर्स की जिम्मेदारी की, लेकिन इससे जुड़े कानूनी दांवपेच भी समझ लेते हैं जो आम इंसान के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट चारू माथुर से बात की। तो अगर ऐसा कुछ भारत में जैसे अभी हमने गुरुग्राम में देखा है जो केस आया है, तो हमारे पास 2 एक्ट हैं। एक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और ART एक्ट जिसको हम कहते हैं ट्रेदर टेक्निक, और दूसरा है सरोगेसी एक्ट। अब इन दोनों के एक्ट के अंदर ये है कि एक डीमिंग प्रोविजन है कि जिनको ये बच्चे पैदा होते हैं, कानून मानता है डीमिंग प्रोविजन से कि ये इनके ही इन्हीं के, इनको कहते हैं इंटेंडेड पेरेंट्स, जो टर्म यूज करी है कि जो चाहते हैं कि हम माँ बाप बने, तो ये जो बच्चे उनके पैदा होते हैं ये कानून में उन्हीं के बच्चे माना जाते हैं। एक डीमिंग प्रोविजन है, उसको आप रिवर्ट कर सकते हैं। जैसे इस केस में इन्होंने जब DNA प्रोफाइलिंग कराई तो इन्हें पता चला कि ये बच्चे इनके नहीं हैं। अब जो स्थिति आती है कि आगे क्या है, इसके अंदर हॉस्पिटल्स वगैरह को, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही कम पनिशमेंट है कि आप पहले ने सिर्फ एक 10 लाख का फाइन लगाते हैं और अगर वो रिपीटेड ऑफेंस करते हैं तो उनको 8 साल तक की सजा और 10 लाख का पेनल्टी लगती है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। इसको काफी ज्यादा होनी चाहिए और लाइसेंस रद्द करने जैसी चीजें होनी चाहिए। इसमें हमारे एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसके अंदर सेफ गार्ड रखे हुए हैं कि जैसे आप जब फॉर्म साइन करते हैं, जैसे मान लीजिए कपल इनफर्टाइल है, अपने स्पर्म्स और एग से दे कैन नॉट कंसीव, IVF के हिसाब से भी, तो भी उसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं कि आप एग्रीड हैं किसी और का स्पर्म या एग लेने के लिए, या आप किसी और का फर्टिलाइज एम्ब्रियो लेने के लिए, और ये सारे फॉर्म आदमी से होशो हवास में भराए जाते हैं। ये नहीं कि आपने किसी को एनेस्थीसिया दिलाया है और आप उनको दे रहे हैं। तो कानून के अंदर थोड़े बहुत लूप होल्स हैं, बट उनको कवर करने के लिए भी जो एग्जिस्टिंग कानून है उससे भी हम काफी हद तक चीजों को कवर कर सकते हैं। अब खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल,
ऐसी अदला बदली से पैदा होने वाले बच्चों का कानूनी तौर पर क्या होता है, सुनिए एडवोकेट चारू क्या बता रही हैं। तो इसके अंदर देखिए, बच्चों की तो कोई गलती नहीं है कि वो अपने आप तो आए नहीं है, उन्हें दुनिया में किसी न किसी तरीके से लाया है, नेचुरल वे या आर्टिफिशियल वे से। अब इसके अंदर आपको एक्ट को अगर आप देखेंगे तो ये परिभाषित करते हैं अबेंडेड चाइल्ड क्या हुआ। तो लोग कहते हैं अगर आपका आईवीएफ से बच्चा पैदा होता है तो आप उसको अबेंडन नहीं कर सकते, चाहे कोई भी कारण रहा हो। बट इस केस के अंदर जब आपके पास क्लियरली आप एक फ्रॉड का इंस्टेंस दे रहे हैं कि साहब इन्होंने हमारे साथ चीटिंग करी, इन्होंने, ये हमारे बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। अब हो सकता है किसी और का बच्चा हो सकता है वो भी अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, हो सकता है ये इसके अंदर किसी ने जनरली कोई डोनर हो वो दे के चला गया हो। तो इन केसेस के अंदर बच्चों को डीम्ड प्रोविजन जो होता है वो ये माना जाता है कि ये इन्हीं के बच्चे हैं जिनका आईवीएफ या सरोगेसी के थ्रू हुआ है। बट मान लीजिए जब डीएनए से प्रूव हो गया कि वो आपकी बायोलॉजिकल संतानें नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इसके अंदर कुछ बाहर के केसेस हैं जिसके अंदर उन्होंने ट्रेस करने की कोशिश करी है कि ये किसके बच्चे हैं, कौन उनके एक्चुअल बायोलॉजिकल पेरेंट है, और फैमिलीज को उन्होंने मिलाया है, रीयूनाइट करा है। बट अगर मान लीजिए ये चीजें पॉसिबल नहीं है तो ये अभी एकदम ही ओपन स्पेस है हमारे लिए, कानून में भी ये ग्रे स्पेस है कि ये क्या करना चाहिए। क्या इसको सरकार, क्या इसके अंदर कुछ मुआवजा मिलना चाहिए कि इनकी दो बेटियां हैं, इनको वो किसी तरीके से पालें, इनको वो किसी तरीके का कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस हॉस्पिटल से मिले। पर ये ग्रे एरिया है। और एक ये भी आती है कि हम वेलफेयर स्टेट में हैं, तो क्या लाइबिलिटीज और क्या राइट्स हैं कि हम स्टेट के पास जाएं या सरकार के पास जाएं कि वो इन बच्चों का लालन पालन करें, क्योंकि किसी भी चीज के अंदर वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड हमेशा सबसे सर्वोपरि होता है। आईवीएफ हजारों लाखों लोगों को माता पिता बनने की खुशी देता है, लेकिन ऐसी गलतियों के चलते कुछ लोगों की खुशी ट्रॉमा में बदल जाती है। ऐसा ना हो, इसके लिए सभी आईवीएफ सेंटर्स को अपनी जिम्मेदारी समझना और उसे ईमानदारी से निभाना ज़रूरी है। ये कई जिंदगियों का सवाल है। साथ ही और सख्त मानक और कानून भी बनने चाहिए। अगर आप आईवीएफ करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो किसी भरोसेमंद क्लिनिक से ही करवाएं। क्लिनिक चुनने से पहले डिटेल में रिसर्च करें और उसके रिव्यू पता करने के बाद ही जाएं। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।